This conference will now be recorded. क्या करते हैं आफ्टर नॉट फैमिली अद्य बुधवासरः पौष शुद्ध दशमी दिनांक 12 जानेवारी 2022 चरक विमानस्थान अध्याय 5 शंखं चक्रं जलकान्दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्दं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागणम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तेषां प्रकोपात् स्थानस्थाश्चैव मार्गकाश्चैश्वर्यश्चैव शरीरधातवः प्रकोपमापद्यन्ते इतरेषां प्रकोपात् इतराणि च मार्गस्थ रक्तनिस्थानस्थ concept gentle reminder. Yes. तो कल अंतिम वक्त मनोज फिरोगिया ने ये सुझाव दिया था कि मार्गस्थ और स्थानस्थ धातु के बारे में कैसे सोचेंगे इस प्रकार से। तो ये मैं मानता हूँ कि प्रभाकर सर ने किससे लिया था ये तो पता नहीं है, लेकिन इंटीग्रेटेड विचारों में उन्होंने इसके बारे में कोशिश कुछ हद तक की थी। वो प्रैक्टिशनर भी थे, बहुत मशहूर प्रैक्टिशनर थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस करते थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन उन्होंने जो विचार सामने रखा है वो बहुत सुपरफिशियल है, उसमें डीप थोड़ा जाना पड़ेगा। और इंटीग्रेटेड विचार में ये बात शायद हो सकती है कि ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर आगे ले जाने के लिए या पूरे विश्व भर में मान्यता के लिए ये अहम भूमिका निभा सकती है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो कदाचित ये मार्ग और स्थानस्थ इनके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। बेसिक जो मुद्दा है, श्रोतांसि खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां विभवानि भवन्ति अयनार्थेन, ये जो पहली व्याख्या की गई स्रोतस की। तो परिणाम आपद्यमान
ये जो है जिनमें परिणमन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, इस प्रकार के धातुओं के वहन करने वाला धातुओं का वहन करने वाला स्रोत है। तो ये बात जाहिर है कि फाइनल प्रोडक्ट निर्माण होने से पहले परिवर्तन होता रहता है, और सिर्फ परिवहन होता, सिर्फ परिणमन होता है यानी उसका वहन भी होता रहता है। और इसका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण आधुनिक वैद्य के अनुसार रक्त है, और हमारे अनुसार रस इस प्रकार का है। धातूनां क्षयवृद्धि शोणितनिमित्ते और सप्रदोषजम स्थौल्यंकारशंच, ये दो मुद्दे अगर हम ध्यान में रखेंगे तो शायद सभी धातुओं का रिप्रेजेंटेशन रक्त में आता रहता है। और जब उसका परिणमन चालू है तो उस समय में रक्त के जरिए इसका परिभ्रमण पूरे शरीर में होता रहता है। अब हमारे यहाँ रसाद रत्न तत्व मांसन मांसान मेदस तत्वस्थित, ये जो क्रम बताया गया है वो तो एलोपैथी में नहीं है। वहाँ सभीयों का, सभी धातुओं का या सभी भावों का पोषण रक्त के द्वारा होता रहता है, ऐसा वो मानते हैं। और जो चाइल उनके हिसाब से बनता है आहार से, वो पोर्टल सर्कुलेशन में आ जाता है, और पोर्टल सर्कुलेशन में आने से आगे चलकर पूरे शरीर में हृदय के जरिए विक्षेपित इस प्रकार का होता रहता है। और हमारे हिसाब में सकलो आप्य रसा यकृत प्लेहानो प्राप्य रागम उपैति, तो आहार रस से रस धातु बनेगा, वो विक्षेपित होगा व्यान वायु के द्वारा हृदय से, वो यकृत प्लेहा में पहुंचेगा, वहां रक्तत्व प्राप्त होगा। और वहां से भी हृदय में जाना पॉसिबल इस प्रकार का है। लेकिन रस ही विक्षेपित पूरे बदन में होता है, और दोष भी उसके जरिए पूरे बदन में जा सकते हैं। एक हमारे हिसाब में अहम मुद्दा इस प्रकार का। तो स्थानस्थ और मार्गग दोनों प्रकार के धातुओं का इसमें प्रकोप हो सकता है। स्रोतस अगर दुष्ट इस प्रकार का हो गया, अभी बीच में जो परिवर्तन होता रहता है उसमें क्या अवस्थाएं रहती है, या किस प्रकार के धातु कहे या जो भी भाव बनते रहते हैं बीच में, उनका परीक्षण रक्त की जरिए किया जा सकता है मॉडर्न साइंस के अनुसार। तो इनका कहना था कि कैल्शियम जो है वो अस्थि धातु का मार्गग धातु है। और फिर जब अस्थि बन जाता है तो वो स्थानस्थ धातु हो गया। बीच में ये कैल्शियम रहता है, और उसमें अगर कमी आती है कैल्शियम में, उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो जितना कैल्शियम हमें चाहिए उतना हमें आहार से मिल नहीं रहा, या आहार से आ रहा है लेकिन हमारा अग्नि अच्छा नहीं है, इसलिए उसको वो कन्वर्ट शरीरस्थ कैल्शियम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा इस प्रकार से। तो क्या है ये देखकर उसके आगे चिकित्सा कैसी करनी है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। मॉडर्न साइंस में ये सोचने का कुछ तरीका ही नहीं है कि अगर अग्नि अच्छा काम नहीं कर रहा है और फिर उसकी आपूर्ति नहीं हो रही है तो उसके बारे में सोचते ही नहीं है। हाँ, कमी है तो कमी बाहर से सप्लाई करो, कैल्शियम कम है तो कैल्शियम दे दो। प्रोटीन लॉस है
तो प्रोटीन दे दो। जैसे कि किडनी फेलियर में अल्बुमिन बढ़ने लगता है यूरिन में, और ट्रेस 1+2+3+4+ इस प्रकार का बढ़ता ही जाता है, तो उसकी कमी हो जाती है, इसलिए हाई प्रोटीन डाइट देना इस प्रकार से कहते हैं। शुरू में प्रचलन में था किडनी फेलियर में, फिर बाद में पता चला कि उससे क्या होता, कुछ होता नहीं है और इससे आपूर्ति होती नहीं है, क्योंकि बाहर निकलने का स्पीड भी बहुत ज़्यादा इस प्रकार का है। और दूसरा अहम मुद्दा है कि अगर ज़्यादा हम प्रोटीन ऊपर से दे देंगे लेकिन उसका पचन ही नहीं हुआ, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो ये फिर आगे जा नहीं पाएगा। तो अभी वो जिक्र नहीं करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट देना है किडनी फेलियर में। मैं जब सेकंड ईयर में था तो जयप्रकाश नारायण जसलोक अस्पताल में दाखिल थे किडनी फेलियर के लिए, और हर रोज उनका डाइट आता था पेपर में। एक बड़ी हस्ती थी, तो आज उन्होंने दही और मत्स्य इस प्रकार का सेवन किया। मेरी समझ में नहीं आता था ये दही और मत्स्य कहाँ से आया एलोपैथी के पथ्य में, परहेज में। रीनल डाइट ये जो बताते हैं, हमारे हिसाब में तो दोनों अभिसंधि है और एक क्लेद को बढ़ावा देने वाले इस प्रकार के हैं, तो इनको तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए किडनी फेलियर में। लेकिन वो समझते थे कि प्रोटीन लॉस हुआ है, दोनों हाई प्रोटीन है तो दोनों देनी ही है इस प्रकार से। तो ये बड़ा बड़ा अजीब मामला इस प्रकार का है कि लोग कैसे सोचते हैं, एलोपैथी कैसे सोचती है। तो हम इस प्रकार के जिन जिन भावों के निर्माण के आधार पर स्थानस्थ भाव बनेंगे, अंतिम प्रोडक्ट बनेगा, उन सभी को ध्यान में रखते हुए उसके अगर कर्सर्स हमें प्रीकर्सर्स कहेंगे, रक्त धातु में मिलते हैं। जैसे कि अभी ये ऑस्टियोपोरोसिस है, तो सिर्फ कैल्शियम की बात अभी नहीं होती, विटामिन D3 की भी बात होती है। विटामिन D3 की अगर कमी है तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करें? तो विटामिन D3 वाले द्रव्य तो कुछ है नहीं इनके हिसाब में, धूप में जाना यही है। और सभी जगह धूप होगी ऐसा भी नहीं है, भारत में तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन विदेशों में धूप उतनी होती ही नहीं है। कनाडा जैसे कंट्री में -20 से आगे टेम्परेचर होता है, -50 तक जाता है। और फिर भी -20 में सूरज उगता है तो वो संडे मनाते हैं। सभी लोग बाहर निकलते हैं मौज मजा करने के लिए। ठंड रहती है, फिर भी सनलाइट मिल रहा है, चलो इस प्रकार से। तो इन्होंने बाहर से ये विटामिन D तैयार करके दे देना, ऐसा बताते हैं। अब अगर उसका भी पचन नहीं हुआ, ये मान लेते हैं कि ये मार्ग अस्थि धातु है। अगर उसका पचन नहीं हुआ तो फिर भी दिक्कत है, फिर भी ऑस्टियोपोरोसिस होगा ही इस प्रकार से। तो पचन की कंसेप्ट ही नहीं है मॉडर्न मेडिसिन में। और जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का है उनका रोल उसका बहुत सीमित है, कि एलिमेंट्री कैनाल में जितना पचन होगा उतना ही उसके बारे में सोचते हैं, और उसके बारे में भी हमारे यहाँ आहार विधि विशेषायतन वगैरह जो सब बातें बताई गई है वो तो कुछ नहीं है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें ये सोचना है कि जो जो अंतिम प्रोडक्ट्स इस प्रकार के हो रहे हैं उसके बीच में जब ये परिणमन चल रहा है, तो क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं और उनको हम भली भांति कैसे समझे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स के आधार पर। अभी भी विटामिन D3 B12 ये सब परीक्षण किया जाता है। B12 की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है, लोह की कमी के कारण एनीमिया हो सकता है।
इन्होंने आयरन को लोह का, ये रक्त का मार्ग माना था प्रभाकर सर ने। लेकिन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये एक बात है। टीआईबीसी जो है, आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो कम होने के कारण एनीमिया हो जाता है। ये एक अलग और बात बनेगी। आरबीसी का निर्माण ही अच्छा नहीं हो रहा। सिकल सेल एनीमिया जैसी कंडीशन है। तो कारण विभिन्न है और उनके कारण आहार विहार वगैरह में ढूंढने पड़ेंगे, उनके अग्नि के बारे में सोचना पड़ेगा। और तभी जाकर हम उन भावों की आपूर्ति कर पाएंगे जो मार्ग इस प्रकार का है, और वो आपूर्ति हो जाएगी, अग्नि अच्छा काम करेगा, तो ही जो हमें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, जो भाव बनने हैं उससे, वो अच्छे बनेंगे। और फिर स्वास्थ्य बना रहेगा इस प्रकार से। तो मैं समझता हूँ कि ब्लड इन्वेस्टिगेशन जितने भी तरीके के हैं, शुगर से लेकर कोलेस्ट्रॉल और थायराइड, बाकी हार्मोन्स, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए, अभी आत्ताच पाणी आहे ना? आणून तापलं होतं पाणी, सगळ्यात तापलं झालं. मग तू करून दे. माझं लेक्चर झालं. बरं. चहा झाला तर दे. तो उन सभी के बारे में ये किसका परीक्षण हो सकता है? जैसे उनका कहना है, कहते हैं रक्त में डब्ल्यूबीसी का जो परीक्षण है वो रक्त से जुड़ा है ही नहीं, वो तो कफ के बारे में परीक्षण है इस प्रकार से। बाइल सॉल्ट, बाइट पिगमेंट्स वगैरह जो है वो इसी प्रकार से हम मामन रख सकते हैं कि ये पित्त का परीक्षण इस प्रकार का है। वायु के बारे में तो बहुत ही आशंका है कि वायु का परीक्षण किस प्रकार से कर सके, लेबोरेटरी टेस्ट में तो नहीं होगा। लेकिन कफ, पित्त और बाकी सभी भावों के बारे में, इसके बारे में जरूर सोच सकते हैं। और फिर ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स होने के कारण जगन मान्यता मिलने के लिए ये थोड़ा सा आसान इस प्रकार का रहेगा। अब उसके आधार पर हमें निदान के बारे में सोचना है, उसके आधार पर हमें चिकित्सा के बारे में सोचना है कि ये इस प्रकार की कमी है, ये इस प्रकार का ज्यादा इसमें आ रहा है, तो उसका कारण क्या होगा, हमें क्या देखना चाहिए वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और वो ट्रीट करेंगे तो आगे वाला भी ट्रीट इस प्रकार का हो जाएगा। और पूरे दोष धातु मल के बारे में इसके जरिए अगर सोच सकेंगे तो स्वास्थ्य और रोग दोनों के बारे में सोच सकेंगे। तो मैं मानता हूं कि ये बात हो सकती है इंटीग्रेटेड विचारों में। सिर्फ हमें होलिस्टिक अप्रोच से विचार करना है, एक भाव निर्माण होने के लिए क्या क्या चाहिए ये हमें पक्का मालूम होना चाहिए। और फिर वो नहीं बन रहा है तो कहाँ कहाँ हमें क्या ढूंढना है, ये अगर बातें पता चलेगी तो शायद हम अपने दुरुस्त तरीके से वो सुधारने के लिए कोशिश इस प्रकार से करेंगे। और इसमें जो अग्नि का मेन रोल है, केवल जाठर अग्नि का ही नहीं, तो हर स्रोतस का अलग अलग अग्नि इस प्रकार का है, क्योंकि परिणमन होने के लिए तो अग्नि चाहिए। तो उसके बारे में हम कैसे सोचेंगे? ये एक मुद्दा इसमें अहम इस प्रकार का रहेगा। और उस दृष्टि से घृत कल्पना का प्रयोग काफी मात्रा में होना है। घृत अग्नि बढ़ाने वाला है, वो केवल जाठर अग्नि को ही बढ़ाएगा ऐसा नहीं है, धातु अग्नि को, मलाग्नि को भी बढ़ाएगा इस प्रकार से। सिर्फ ऐसा है कि हमें किस अवस्था में किस प्रकार के घृतन का प्रयोग करना है, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। पांडुरोगी पिबेत सर्पी आदव कल्याण का वयम पंचगव्य महातिक्तम शुद्धम अर्घवधादीना
ये जो बात पांडुरोग में बताई गई, कुष्ठिनम स्नेहपानेन पूर्वम सर्वम उपाचरेत, ये कुष्ठ में बताया गया है। तो स्नेहपान का रोल क्या है वास्तव में? इस प्रकार से अगर दोष जाड़ा मात्रा में बहुदोष लिंग है तो हमें उसके बारे में बाद में शोधन करना है, चाहे कुष्ठ हो या पांडु हो। लेकिन दोष उतनी मात्रा में नहीं है तो भी ये घृत क्यों आया? तो खास करके ये जो बीच वाले भाव है उनके अग्नि को सुधारना, ये काम घृत कर सकता है। और फिर ये काम भली भांति अगर होता है तो जो स्थानस्थ धातु है, अंतिम जो प्रोडक्ट उससे बनने वाला है, चाहे रक्त हो मांस हो कुछ भी हो इस प्रकार का, वो अच्छा बनेगा। और फिर स्वास्थ्य प्राप्त होगा। तो एक घृत ऐसा है कि जो इस प्रकार के अग्नियों को बढ़ावा देने वाला, घृतम अग्नि मेधे करोति, ये भी एक है। अग्नि और मेधा ये दोनों करते हैं। अग्नि मेधे करोति ये द्विवचन का है, तो इन दोनों को घृत बढ़ा देता है। और मेधा अगर इस प्रकार से बढ़ती है तो शायद ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है उसके बारे में हम सोच सकेंगे। कि जो कार्यकारी विवेक होना चाहिए हर हमारे इम्यून सिस्टम को, कि कौन हमारा मित्र है और कौन शत्रु है, कौन हमारे ही लोग हैं और शत्रु है इस प्रकार से। और फिर हमारे ही लोगों पर आक्रमण कर देता है। तो ये सुलझाने के लिए मेध्य रसायन का प्रयोग करेंगे और घृत का प्रयोग करेंगे उसके साथ में, या सिद्ध घृतों का प्रयोग करेंगे। तो शायद ये बात हो सकती है। शमन के लिए देना है, शोधन के लिए देना है, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। और ये ऑटो इम्यून की समस्या तो अब बढ़ने ही वाली है, वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पर हुआ है तो ये जरूर बात बढ़ेगी इस प्रकार से। फिलहाल मेरे पास एक ऑटो इम्यून हिमोलिसिस की केस थी, 13-14 बरस का लड़का था। और ये तकलीफ बहुत बरसों से थी, 1 बरस से मेरी चिकित्सा ले रहा था। और हिमोलिसिस होने के कारण हीमोग्लोबिन एकदम ड्रॉप हो जाता, 11-12 से एकदम 3 तक नीचे आ जाता था। और ऑटो इम्यून होने के कारण रक्त दे नहीं सकते बाहर से, ऐसा है एलोपैथी में। तो कुछ बरस पहले 2 तक नीचे आ गया तो हेमाटोलॉजिस्ट ने वैसे भी रक्त देने की कोशिश की फिर से, लेकिन वो और बिगड़ गया। तो अभी तो हेमाटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते थे। 3 बार जब मेरी ट्रीटमेंट चल रही थी, ये एपिसोडिक रहता था, 2-2.5 महीनों के बाद ये एपिसोड आ जाता था। तो मैंने काफ़ी कोशिश की, हिमोटिव जूस और ये अभ्रलोह वगैरह वगैरह ऐसे कुछ नए द्रव्य दिए, तो फिर से उभरा, गौड़ारिष्ट का प्रयोग किया। लेकिन अभी के हालत में ऐसा हो कि उसके ऑक्सीजन लेवल भी ड्रॉप हो गई। उसको पुनर्वसु में रखा था लेकिन उसकी ज़्यादा इच्छा नहीं थी, फिर उसमें आक्षेपक आ गए। और ऑक्सीजन देने के बावजूद भी ऑक्सीजन लेवल बढ़ नहीं रही थी, और फिर कल उसकी मौत हो गई। 13-14 बरस का लड़का, इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के कारण मौत हो गई। तो अभी इन सभी के बारे में कैसे सोचेंगे? यहाँ एक अहम मुद्दा था कि नाश होता था, ऑटोइम्यून होने के कारण आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन हो जाता था और हीमोग्लोबिन ड्रॉप डाउन हो जाता था। निर्माण होने की प्रक्रिया चल रही थी। तब जब इस प्रकार के एनीमिया आते हैं तो निर्माण में कुछ बाधा है
या इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो सर का कहना था कि अगर इस प्रकार का डिस्ट्रक्शन होता है तो जीवनीय धर्म कम होता है, तो ये रक्त से ही जुड़ा है। तो शतावरी कल्प वगैरह इस प्रकार की दवाइयाँ जीवनीय घृत भी कभी एक बार उसको दिया था। धात्वग्नि और दो स्रोतसाग्नि को अलग अलग समझे या इंटरडिपेंडेंट इनके लक्षणों के बीच के संबंध को कैसे समझेंगे? ऐसा है, स्रोतस का अग्नि अलग नहीं रहेगा। जिस धातु का स्रोतस होगा उसी का अग्नि उस पे कारीगर इस प्रकार का होगा। फिर भी अग्नि की बेसिक कंसेप्ट जो है वो स्वाग्नि पश्चमान इस प्रकार के सभी भाव होते रहते हैं। अगर कोई फल है उसको हम ऐसे ही बाहर रखते हैं, तो पहले वो अगर कच्चा है तो आधा पक्का, फिर पक्का हो जाएगा, फिर उसके आगे भी ऐसे ही रखेंगे उसको तो उसमें डिकेइंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी और फिर वो खाने के लायक तो नहीं रहेगा, लेकिन धीरे 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 उसके माइक्रोब्स होते हैं, वो उसका पचन करते रहेंगे और अंतिमतः ये पूरा डिके इस प्रकार का हो जाएगा। अब जब हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, बाहर का तापमान कम कर देते हैं एकदम, तो ये स्वाग्नि पश्चमान जो कंडीशन चलती रहती है वो धीमी हो जाती है क्योंकि बाहर के अग्नि का सपोर्ट नहीं मिल रहा है उसको। तो ऐसे हालात में ये धीमी हो जाती है, लेकिन फिर भी काल का परिणाम तो होता ही रहता है और कुछ हद तक स्वाग्नि पश्चमान होते ही रहते हैं ऐसा। तो जो भी परिणत होने वाले भाव हो उनका अपना अपना अग्नि रहेगा। और ये धात्वग्नि जो है, जो उसको अल्टीमेटली उस अंतिम प्रोडक्ट तक ले जा रहा है, वो उसका मोल्डिंग उस तरफ करेगा। या अंतिमतः मुझे इस प्रकार से परिवर्तन लाना है, ये टेस्ट डेवलप होनी है। हम बाहर खाना पकाते हैं, चाहे दाल है, उसमें तड़का लगाया, बाकी कुछ चीज़ें डाली, पहले वो पका के ले ली इस प्रकार से। अब ये जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इसमें, उसके अनुसार उसका पाक बदलता जाएगा कि वो नमक ज़्यादा डाला तो नमकीन ज़्यादा होगा, तीखा ज़्यादा डाला तो तीखा हो जाएगा, मसाले ज़्यादा डालेंगे तो वो ज़्यादा मसालेदार हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसमें हम जो डाल रहे हैं उन सभी का एक उसमें अहम रोल इस प्रकार का रहेगा और अल्टीमेट रिजल्टेंट जो है वो सभी भावों को इकट्ठा लेकर एक अलग टेस्ट इस प्रकार से बनेगी। उसी प्रकार से जो मूल एलिमेंट्स इस प्रकार के रहेंगे, चाहे सोडियम हो, क्लोराइड हो, आयरन हो, लोह हो, जो भी इस प्रकार के जो इंग्रेडिएंट्स हमारे फूड में है, आहार में है, हर एक की अपनी अपनी जगह है शरीर में, विशिष्ट भाव उनसे बनते रहते हैं इस प्रकार से। तो उस भाव के लिए चाहे कैल्शियम आवश्यक है, चाहे आयरन आवश्यक है वगैरह वगैरह, तो कुछ हिस्सा उस धात्वग्नि के साथ जुड़ जाता है और वो उस प्रकार से परिणत होकर जो अंतिम जो भाव बनना है वो बनेगा। लेकिन सिर्फ वहीं पे उसका विनियोग है ऐसा नहीं है, बाकी चीजों में भी उसका विनियोग है। इनका कहना था, सुभाष पाध्याय का, कि बहुत सारे कंपाउंड्स
शरीर में बनते हैं। और ये बायोकेमिस्ट्री है, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है। सजीव में ये हो रहा है, ये एक अहम मुद्दा इसमें है। और फिर उसके आधार पर हमें किस प्रकार का कॉम्प्लेक्स चाहिए, तो उस प्रकार से शोधन मारण करके अगर हम लोह या अभ्रक अंदर डालेंगे, तो उस प्रकार के प्रोडक्शन के लिए गति मिलेगी, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उस प्रकार में परिवर्तन हो जाएगा। बस्ते क्षीर सर्पिंषि तिक्तकोपहितानि च, ये जो बात बताते हैं कि अस्थि में अगर काम करना है हमें, तो बस्ते और दूध और घृत ये तिक्तकोपहित, तिक्त रस से युक्त इस प्रकार से करने हैं। तो ये तिक्त रस क्यों आया? क्यों? अस्थि सुशील है, पार्थिव तत्व की आपूर्ति होनी है, लेकिन फिर भी तिक्त रस भी उसमें चाहिए, आकाश अवकाश होना चाहिए इस प्रकार। तो ये जैसी बात कही गई है, उसी प्रकार से बाकी भावों के बारे में भी सोचना पड़ेगा। और अंतिमतः जितने भी भाव शरीर में बनते हैं वो सभी स्रोतस के बिना तो नहीं बनते। ऐसा उनका कहना है, सर्वे भाव स्रोतां से नान्तरेण स्रोतां से अभिनिर्वर्तन्ते। तो हमें सिर्फ देखना है कि किस प्रकार के भाव किस प्रकार से बनते हैं, उनके लिए बीच में किस प्रकार के भाव चाहिए, और उनकी आपूर्ति नहीं है, उनका क्षय है, तो उनको कैसे बढ़ाएंगे। ये थोड़ा सा देखने का तरीका होगा। तो अल्टीमेटली ये अगर बात होती है, तो सभी प्रकार की आपूर्तियां हो जाएगी और प्राकृतिक स्थिति में ये सब धातु इस प्रकार से बनेंगे। तो यह स्थिति रक्तबस्ती काम करेगा। रक्तबस्ती तो हमने दिए थे उसको, पिछले एपिसोड में रक्तबस्ती ने काम किया, लेकिन अभी के स्थिति में नहीं किया। उससे अतिसार हो गया, रक्तबस्ती 50 ml ही दिया था, फिर भी अतिसार हुआ और फिर बहुत थकान आ गई। इस प्रकार से महास्रोतसाचा अग्नी म्हणजे जाठराग्नी, तसे रसव स्रोतसाचा अग्नी म्हणजेच रसाग्नि ऐसे म्हणता येईल का? हाँ, उसको रसाग्नि ही कहेंगे। फिर भी भूताग्नि भी काम करते हैं उसमें। भौमाग्नेय वायव्य, ये पचन, ये 5 महाभूतों के 5 अग्नि है, वो जब धातुओं के निर्माण की प्रक्रिया चलती है उसी में वो भी हिस्सा लेते हैं। ये गृहिणी अध्याय में ज़्यादा अच्छे तरीके से बताया गया है। पार्थिवादीन पचन, पार्थिवादी जो भाव है उनको, उनका पचन करते हैं। अब ये जो ट्रैक है उसका, कि जाठराग्नि से लेकर या महास्रोत से लेकर धातुओं में इस प्रकार के चलते
ये बीच में चला गया, क्या मालूम नहीं रिकॉर्डिंग का क्या हुआ। आवाज नहीं आ रहा, अभी आ रहा है, अभी आ गई, ठीक। तो श्रोतांसि श्रोतांस्येव धातवश्च धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाः। एक स्रोत दूसरे स्रोत को बिगाड़ देता है, एक धातु दूसरे धातु को बिगाड़ देता है। ये भी क्यों आया है और इसका प्रयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ। अब कैंसर जैसे विकारों में मेटास्टेसिस हो जाता है, एक जगह से कैंसर सेल निकल कर दूसरी जगह पे जाते हैं और वहाँ पे मेटास्टेसिस करते हैं। तो वो जहाँ जाते हैं वो निर्धारित रहता है कि इस प्रकार वो ब्रेस्ट कैंसर है तो स्केलेटन में जाएगा, ब्रेन में जाएगा वगैरह वगैरह। अभी ये न्यूरोकेम करके साइंस उभर रहा है एलोपैथी में। उनके कहने के मुताबिक केमोथेरेपी के जरिए ब्रेन में मेटास्टेसिस होता है। या अभी वही वही लोग कह रहे हैं इस प्रकार से। तो ये ब्रेन में क्यों जाता है कहीं से भी लेकर, तो इस सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। और एक स्रोतस दूसरे स्रोतस को दुष्ट कर देगा, एक धातु दूसरे धातु को दुष्ट कर देगा। रसातक्तम तत्व मांसम ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन एक स्रोतस बिगड़ गया वो दूसरे स्रोतस को भी बिगाड़ देगा। ये एक अहम मुद्दा है। कोरटकर सर के यहाँ एक केस थी, कुष्ठ था। और सर ने पहले रक्त दूष्य को समझकर रक्तपाचक का प्रयोग किया था। कुछ हद तक रिजल्ट्स मिले, आगे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो सर ने फिर से एक बार कारण देखे तो उसमें मांसोवा स्रोत दृष्टि के भी कारण थे। तो रक्तपाचक बंद करके मांसोपाचक शुरू किया। तो फिर रिजल्ट्स आने लगे। कि कोई छात्र था वहाँ पे, वो बोला कि रस से भी शुरुआत हो सकती है। तो सर ने कहा ठीक है, तो मांसोपाचक बंद कर दिया और रसपाचक शुरू किया। फिर रिजल्ट्स मिलना बंद हो गया। तो फिर से मांसोपाचक दे दिया और फिर आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो ठीक हो गया। तो इसमें कहाँ से शुरुआत हुई है ये देखना बहुत आवश्यक है। और स्रोतदृष्टि कारण स्रोतदृष्टि लक्षण इनके आधार पर दृश्य विनिश्चय कर लेना बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। तो ये अगर बात होती है तो ये हमारा एक वैशिष्ट्य रहेगा कि हम इस प्रकार से धातुओं के बारे में भली भांति सोचते हैं। एका वेळी दोन पाचक एक देऊ शकतो का? जरूर देते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो करता ही रहता हूँ। सर भी देते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं देते थे ऐसे। अगर हमें महसूस होता है कि ये दोनों इन्वॉल्व है इस प्रकार से। अभी ब्रेस्ट कैंसर के काफी मरीज होते हैं, इन्वेजिव डक्ट कार्सिनोमा ये काफी कॉमन इस प्रकार का है। तो इसमें लैक्टेटिंग जो ग्लैंड्स है उसका कैंसर इस प्रकार का है। तो हमने एक वचा प्रियंगवादी योग स्तन्य दुष्टि के लिए बताया गया था 34वें अध्याय में गुह्य रोग विज्ञानी। तो वो पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर इससे स्तन्य दुष्टि दूर हो सकती है तो ये लैक्टेटिंग जो ग्लैंड्स है उसके ऊपर भी उसका असर होगा और इन्वेजिव डक्ट कार्सिनोमा में समूर्छना भंग करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकेंगे। तो वचा प्रियंगवादी योग सूक्ष्म करके मैंने डालना शुरू कर दिया इन बाकी मरीजों में, और अभी भी प्रयोग करता रहता हूँ। तो दोष दोष समूर्छना भंग यही चिकित्सा है। फिर
दोष को उसके पाचन से दुरुस्त करना है और धातुओं को उसके रसायन चिकित्सा से दुरुस्त करना है, स्ट्रेंथ देनी है, बल देना है, इस प्रकार से। सर्व धातू शुद्धीसाठी सर्व 5 पाचक एकत्र वापरून पाहिले आहे का? वापरता येईल का? सीपी शुक्ला करते थे। इंद्रियवादी वटी करके उनकी कलिंग का पटोलस्य कथपत्रम कटकरोहिणी, ये यहाँ से शुरुआत करके पांचों योग जो है वो इकट्ठा करके प्रयोग में लाते थे, ज्वर में ही लाते थे, बाकी लोगों में नहीं लाते थे। लेकिन इंद्रियवादी योग, इंद्रियवादी वटी, ऐसा कुछ उन्होंने जिसका नाम रखा था, और काफी बुजुर्ग प्रैक्टिशनर जामनगर के। तो ये इस प्रकार से उन्होंने अच्छा रिजल्ट्स पाया था उसका। कासिस्मवक्त रक्तसंजननम परम हिमोलिसिस मध्ये उपयोगी ठरेल का? वो मैंने प्रयोग किया है उसका, इस मरीज में भी किया था, फिर भी फायदा नहीं हुआ। अब रोग का बल और हमारे औषधियों का बल, ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। और उसको गर्मी बहुत लगती थी, ऐसा भी था, एसी में रहना पसंद करता था। और फिर इसके जरिए वाता प्रकोप भी हो जाता था, ये भी एक अलग इस प्रकार का माहौल था। वचा प्रियंगवादी संदर्भ चरक चिकित्सा स्थान 30वें अध्याय में स्तन्य दृष्टि में आया है। जब पढ़ रहे थे तो मुझे एहसास हुआ कि ये इस प्रकार के डक्टल कार्सिनोमा में प्रयोग में लाया जा सकता है समूर्छना भंग करने के लिए। तो ये उसके बारे में जरूर सोचेंगे। अंडर डेवलप ब्रेस्ट, ये अगर समस्या है तो वहां स्तन्यवर्धन औषधों का प्रयोग करना है, ऐसा सुश्रुत में एक वचन आया है। तो ये तो हमारे पास आते हैं क्या ऐसा, नो स्क्रीन ऑल्सो। स्क्रीन तो चालू है। स्क्रीन तेरे मैक बंद हो जाता है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? अब दिखाई दे रहा हम्म? है, स्क्रीन दिख रहा है। हाँ, ये देवकर को आता येतोय, दिसते, ओके। मालूम नहीं है बीच बीच में क्या हो रहा है इस प्रकार से। टूट जाते हैं। तेषां सर्वेषामेव वातपित्तश्लेष्माणः प्रदुष्टाः दूषयितारो भवन्ति दोषस्वभावात् इति। कर्णपाली वर्धन योग पण स्तन्यवृद्धीसाठी वापरता येतात, स्तनवृद्धीसाठी वापरता येतात। उसमें रेफरेंस है क्या उसका? अगर रेफरेंस है तो बता देना, नहीं तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा अलगता से सोचेंगे। ये मरीज कम रहते हैं लेकिन मेरे पास फिर भी आए हैं
इस प्रकार से वाग्भटा। ओके, लेडीज वैद्यों के पास ज़्यादा आएंगे इस प्रकार से। और एलोपैथी में तो ये हार्मोन से रिलेटेड इस प्रकार से सोचते हैं। पंचांग किती दिवस देता है, पाचक योग किती दिवस देता है, ऐसा तो नहीं है। जब तक ठीक नहीं होता तब तक देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वचा प्रियंगु यष्ट्याव फलवत्सक सर्षपैः कल्कैर्निभवटोलानां क्वाथैः सेलवनैर्वमेत्। तो ये बात है, इससे वमन देना है इस प्रकार से। लेकिन इसमें दोष दुष्य समूर्छना भंग करने का सामर्थ्य होता है। और उस दृष्टि से ये जो समूर्छना डक्टल कार्सिनोमा में हुई है, वो समूर्छना अगर भंग हो जाएगी तो दोष को अलग करके बाहर निकाल सकते हैं, ये एक बात रही। या दोष का अलग तरीके से पचन और धातुओं का अलग तरीके से रसायन, इस प्रकार की बात हो सकती है। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। और यही सिलसिला बाकी रोगों के बारे में भी सोच सकते हैं। पंचकर्म के जो योग है वो शायद हम शमन चिकित्सा के जरिए सोच सकते हैं। महापैशाचिक कृत बालांच्या अंगवर्धना याचा वापर ब्रेस्ट डेव्हलपमेंटसाठी करता येईल। लेकिन ये बाल के लिए बताया गया है, बाकी अंगवर्धन पुष्टि होगी, लेकिन केवल स्तन की पुष्टि होगी, ये थोड़ा मुश्किल है बताना इस प्रकार से। फिर भी करके देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है इस प्रकार से। मलप्रवृत्ती ॲज क्वांटिटी जास्त काय काय विचार करावा स्थूल पेशंटमध्ये। अभी जो जंक फूड फास्ट फूड खाना है या नरिशमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं है, उसके बारे में अलगता से सोचना पड़ेगा।